ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे बच्चे, वेलकम टू द लास्ट सेशन ऑफ चैप्टर मोल्ड एंड स्टेशियोमेट्री। मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि ये बेसिक केमिस्ट्री के बाद अब जितने भी टॉपिक आप पढ़ेंगे, अच्छा आपको बताते चलें कि वी हैव एंडेड अ सेक्शन कॉल्ड बेसिक केमिस्ट्री, ठीक है। और उसके बाद हम आ गए डायरेक्टली इस चैप्टर पर जिसका नाम था मोल्ड एंड स्टेशियोमेट्री। और हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि जो चैप्टर्स आप प्रीवियसली पढ़ रहे थे वो सब छोटे छोटे चैप्टर्स थे, इंडिविजुअल टॉपिक्स थे। लेकिन ये चैप्टर जो अब आप देख रहे हैं ये अपने आप में पूरे पूरे सेक्शंस हैं। ये आपको ठीक ठाक मार्क्स देंगे भी और आपके मार्क्स डिडक्ट भी कर लेंगे। इसीलिए आप देख पा रहे हैं कि एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ मार्क्स आपको इस चैप्टर से हासिल होते हैं। और इसीलिए इस चैप्टर में बहुत सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे जो मैंने शुरू में ही लिस्ट अप कर दिए थे, सो दैट हम कोई मिस ना कर जाएं। और अब हम ऑलमोस्ट सारे ही लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कर चुके हैं। वी आर लेफ्ट विथ 3। आज हमने क्लास उस वक्त एंड करनी है जब ये तीनों टॉपिक्स हो जाएंगे। आसान टॉपिक्स हैं, एक नया टॉपिक है, दो वही टॉपिक है जो घिसे पिटा पुराने सिलेबस के हैं। तो आज हम ये तीन टॉपिक्स इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह चाहा तो करेंगे। ठीक है जी। तो अच्छी बात यह है कि चाहे आप पिछली क्लासेस में थे या नहीं थे, आपको ये टॉपिक किसी हद तक समझ में जरूर आ जाएगा। द रीजन इज कि काफी सिंपल टॉपिक है। आज का जो पहला टॉपिक हम करने जा रहे हैं, लास्ट 3 टॉपिक्स कर रहे हैं। पिछली क्लास जो हमारी हुई थी उसमें हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट की बात की थी और इसके अलावा हमने बात की थी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की कैलकुलेशन की। और आज हम जो पहला टॉपिक करने जा रहे हैं ये टॉपिक है बेटा परसेंटेज यील्ड का। पहला टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं ये टॉपिक है परसेंटेज यील्ड का। ठीक है भाई, परसेंटेज यील्ड। मैं फिर से एक बात दोबारा रिकॉल कर दूं कि चूंकि अब ज्यादातर स्कूल्स में मिड शुरू होने वाले हैं या हो गए हैं या फर्स्ट से हो जाएंगे, कहीं पर एट से होंगे। तो जो स्कूल वाले हो ना तुम लोग, हालांकि मैं कितना बोल रहा हूँ ऑनलाइन पे भी सुन लो कि मेरे बच्चे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मिस ना करना क्लासेस। स्कूल के मिड टर्म, मैं ये तो नहीं कह रहा कॉम्प्रोमाइज कर दो, लेकिन यहाँ अगर आपका कॉम्प्रोमाइज हो गया तो यू विल मिस समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं मोल्स खत्म करने के बाद भी आगे कुछ तगड़ा ही कराने वाला हूँ जी। जी जी। वो होंगे 21 से 25 के दरमियान एक पेपर होगा और 1 से 5 के दरमियान एक पेपर होगा जनवरी। ठीक है। तो वो आपको दोबारा मौका मिलेगा मिड्स देने का, तो लेकिन बहरहाल कंटेंट आपका मिस हो जाएगा तो काम खराब हो जाएगा। परसेंटेज यील्ड का टॉपिक बेटा मोहम्मद हसन मोल्स का ही टॉपिक है। लास्ट 3 टॉपिक से मेरे ख्याल है सुना करो जो बात हो रही हो गौर से। तो परसेंटेज यील्ड का पहला टॉपिक है। मैं जल्दी से बता देता हूँ कि यील्ड किसे कहते हैं। बेटा यील्ड कहते हैं प्रोडक्शन को। किसको कहते हैं? प्रोडक्शन को। प्रोडक्शन किस चीज की होती है? जब आप कोई रिएक्शन कर रहे होते हैं, भाई टाइम पर आना कब शुरू करोगे? भाई तो नमाज का टाइम पहले से था ना, पहले पढ़ के आना। ये थोड़ी कि क्लास के लिए आओगे फिर पहले नमाज पढ़ोगे फिर आओगे। तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है एंड रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट के अंदर, तो बेटा प्रोडक्शन किस चीज की होती है? रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की? क्या चीज प्रोड्यूस होती है? प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। तो याद रखें बेटा, यील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोडक्ट के लिए अप्लाई होता है। ये बात मैं इसलिए स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूं कि अक्सर एग्जामिनर आपको लिटा देता है, कंफ्यूज कर देता है, गिरा देता है बाय गिविंग सो मेनी डेटास। तो आप याद रखेंगे कि बेटा यील्ड कहते हैं प्रोडक्शन को, और प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट किसके लिए यूज होता है? प्रोडक्ट के लिए। तो यील्ड होती ही प्रोडक्ट की है। तो अगर आप कोई भी सवाल देख रहे हैं जिसमें एग्जामिनर ने कोई रिएक्टेंट का डेटा दिया हुआ है, तो बेटा वो किसी और पर्पज से दिया होगा, यील्ड के लिए वो काम नहीं आएगा, क्योंकि यील्ड होती ही प्रोडक्ट की है। ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है कि मान लीजिए आपकी एक इंडस्ट्री है, आपकी एक इंडस्ट्री है और आप उस इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट तैयार करने जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता कि आप रिएक्टेंट लेकर आए और बस अंधाधुन आपने रिएक्शन शुरू कराया और प्रोडक्ट जो बन गया, जो नहीं बना बाढ़ में गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। बल्कि जब आप कोई रिएक्टेंट लेकर आते हैं तो आप अपनी कैपेसिटी देखते हैं, उसी हिसाब से रिएक्टेंट लेकर आते हैं। फिर आप उसकी कैलकुलेशंस करते हैं कि यार मैं जब इस रिएक्टेंट को रिएक्ट करा के प्रोडक्ट बनाऊंगा तो कितना प्रोडक्ट बनना चाहिए। और फिर आप एक्चुअली रिएक्शन करवाते हैं और फिर उस रिएक्शन में यू ऑब्जर्व कि जितना आपने एस्टिमेट किया था उतना बना है या उससे ज्यादा बन गया है या उससे कम बना है। दैट इज हाउ यू कैलकुलेट कि आपका प्रोसीजर कितना अच्छे से हो रहा है। तो दो तरह के कैलकुलेशंस होते हैं। एक वो कैलकुलेशन है जो आपने रिएक्शन करने से पहले की होती है, एस्टिमेटेड कैलकुलेशन, कि भाई इतना प्रोडक्ट बनना चाहिए।
और एक वो है जो असल में बनता है, यानी कि जब आपने किया रिएक्शन तो एक्चुअली कितना प्रोडक्ट बना, दैट इज व्हाट वी कॉल द एक्चुअल मास। तो बेटा परसेंटेज यील्ड को कैलकुलेट करेंगे, एक नंबर का सवाल आता है, ये तो उतना लंबा चौड़ा इसमें जो है ना कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है। परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला होता है बेटा एक्चुअल मास, फॉर्मूला लिखेंगे एक्चुअल मास ऑफ, बेटा लाइट वहां से ऑफ करना, एक्चुअल मास ऑफ प्रोडक्ट, ये आगे मेरे सर पे जो लाइट लगी हुई है, एक्चुअल मास ऑफ प्रोडक्ट, हाँ ये हो गया सही, एक्चुअल मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल या एस्टिमेटेड, theoretical या एस्टिमेटेड मास ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय 100। ये है यील्ड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले में मैंने जानबूझ के प्रोडक्ट प्रोडक्ट लिखा है ताकि आपकी ब्रेन में रजिस्टर हो जाए मेमोरी में कि बेटा एक्चुअल मास भी प्रोडक्ट का होगा और थियोरेटिकल मास भी प्रोडक्ट का होगा। अभी मैंने बताया एक्चुअल मास कौन सा है बच्चों, जो जब रिएक्शन आपने कराया तो एक्चुअली जो मास आपको ऑब्टेन हुआ, रिकॉर्ड हुआ मशीन में वेइंग स्केल पर, वो एक्चुअल मास है। और जो आपने कैलकुलेशन की हुई थी कि इतना होना चाहिए, तो वो आपका कौन सा मास है, एस्टिमेटेड या थियोरेटिकल मास है। इज दिस क्लियर? या जैसे अभी आप मोल्स करके आए हो, इक्वेशन वाले मोल्स करके आए हो, इक्वेशन वाले मोल्स में आप प्रोडक्ट का मास नहीं निकालते थे, निकालते थे ना भाई, इतना रिएक्टेंट हो तो कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो वो मास जो आपने कैलकुलेट किया वो कौन सा मास है, एक्चुअल है या थियोरेटिकल है? वो थियोरेटिकल मास है। ये जो मासेस आप कैलकुलेट करके आए हो भाई, क्या भूल गए? ये जो मासेस आप कैलकुलेट करके आए हो, ये जो आपने प्रोडक्ट के लिए डेटा कैलकुलेट किया है पीछे, ये प्रोडक्ट का वॉल्यूम या ये प्रोडक्ट का जो है मास कैलकुलेट किया, ये कौन सा मास था? दिस इज थियोरेटिकल मास। क्योंकि आपने कौन सा जाके इंडस्ट्री में रिएक्शन कराया था, आपने अपनी थियोरेटिकल अप्रोच से ही कैलकुलेट किया था। तो मेरा बच्चा दो तीन सवाल कराएंगे, क्योंकि टॉपिक एक नंबर का है तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यील्ड क्या होती है, एक्चुअल मास यानी असल में जो मास बना है। अब ये असल में कितना मास बना, ये एग्जामिनर आपको बताएगा या तो पूछेगा। अगर ये पूछ रहा है तो फिर ये दोनों चीजें बता देगा आपको। और अगर जो है वो एक्चुअल मास यील्ड निकलवाना चाह रहा है तो फिर एक्चुअल मास बताएगा, बिकॉज देयर इज नो वे टू नो द एक्चुअल मास ना। एक्चुअल मास तो एग्जामिनर बताएगा कि जब रिएक्शन किया गया तो कितना मास बना। ठीक है जी, सवाल लिखेंगे, सवाल लिखेंगे। इन हेबर प्रोसेस, ऑनलाइन वालों का जवाब थोड़ा सा अभी स्लो आ रहा है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे। इन हेबर प्रोसेस द परसेंटेज यील्ड ऑफ ammonia was found to be 76.83% when the estimation was to get when the estimation was to get 85,000 kilograms of ammonia. Calculate, बेटा लेट आ रहे हो, calculate mass of ammonia recorded, कैलकुलेट मास ऑफ अमोनिया रिकॉर्डेड। बेटा पहला सवाल है तो मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूं, हालांकि ये सवाल कोई मुश्किल नहीं है। बेटा क्या नाम था आपका? सानिया, सारा, सारा, सारा नया टॉपिक स्टार्ट किया है, आखिरी तीन टॉपिक करने हैं। नुकसान ये होता है थोड़ा सा लेट आने से कि मेजर बात चैप्टर रह जाती है। यील्ड का टॉपिक है, कैलकुलेट कैसे करना है एक्चुअल मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन थियोरेटिकल मास ऑफ प्रोडक्ट, मैं करके दिखाता हूँ। बेटा थोड़ा सवाल को हाईलाइट करेंगे एवरीबॉडी। क्या दिया हुआ भाई, इन हेबर प्रोसेस द परसेंटेज यील्ड ऑफ अमोनिया वाज 76.83। क्या चीज है ये? यील्ड है। आपको यील्ड बता दिया कि भाई 76.83% यील्ड हो रही है। ठीक है, व्हेन द एस्टिमेशन वाज टू गेट 85,000 किलोग्राम, कि आपने एस्टिमेट कितना किया था कि 85,000, 85,000 किलोग्राम अमोनिया बनना चाहिए। इट इज द एस्टिमेटेड मास, इट इज द थियोरेटिकल मास। फिर सवाल क्या पूछा है, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया रिकॉर्डेड, कि एक्चुअल मास यानी कितना मास असल में रिकॉर्ड हुआ, कि जब हमने प्रोसेस किया तो कितना मास रिकॉर्ड हुआ होगा। तो आए फार्मूला, आप तवज्जो रखिएगा, फार्मूला क्या था, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं। फार्मूला वाज परसेंटेज इज इक्वल टू एक्चुअल मास अपॉन थियोरेटिकल मास मल्टीप्लाई बाय 100, और 100। और हमें यहाँ क्या निकालना है बच्चों, एक्चुअल मास निकालना है। कौन सा मास निकालना है? एक्चुअल मास। तो बेटा मेरे ख्याल है सिंपल मैथ्स है, यील्ड की जगह क्या आ जाएगा 76.83, थियोरेटिकल मास इधर आके क्या हो जाएगा बेटा
मल्टीप्लाई व्हाट वाज द थ्योरेटिकल मास 85,000 किलोग्राम। अच्छा, अक्सर बच्चे कहते हैं सर यूनिट कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम ग्राम। अरे भाई केमिस्ट्री में कुछ ही नहीं करना, मैंने आपको पूरे सिलेबस में पूरे चैप्टर में कहीं यूनिट कन्वर्जन करने को कहा नहीं, फॉर्मूला ही ऐसे लिखा कि जैसे खुद ब खुद हो जाए। अच्छा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100, तो मेरे बच्चे 100 से डिवाइड करके एक्चुअल मास क्या आ रहा है कौन बताएगा? 65,305.5। गधे घोड़े कुत्ते बिल्ली क्या है ये? अरे क्या है? किलोग्राम। क्या मतलब हुआ बेटा कि एस्टिमेट तो किया था कि 85,000 किलोग्राम मास बनेगा, सोचा भी तो ये था। देखो बेटा फॉर्मूला सारा क्या है? एक्चुअल मास अपॉन थियोरेटिकल मास। तो हमने एस्टिमेट किया था कि 85,000 किलोग्राम अमोनिया बनना चाहिए, लेकिन बना कितना है? 65,305 है। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? फॉर्मूला याद रखेंगे, एक्चुअल मास अपॉन थियोरेटिकल मास मल्टीप्लाई बाय 100 जी। नहीं बेटा, जो इंडस्ट्रियल लेवल में जो यूनिट दिया उसी यूनिट पे सोल्यूशन करेंगे, ठीक है? यही तो मैंने कहा कि कैलकुलेशन और कन्वर्जन के चक्कर में पड़ता नहीं है जी। ऑनलाइन वाले बच्चों, आर यू ऑल गुड टू गो? एक्चुअल मास अपॉन थ्योरेटिकल मास जल्दी जल्दी बताएंगे, एक एक नंबर का सवाल। आई डोंट वांट टू वेस्ट टू मच ऑफ टाइम, क्योंकि मुझे आखिरी जो टॉपिक कराना है ना आज का, वो आपके सिलेबस का नया टॉपिक है, इसलिए उसमें थोड़ा सा टाइम हमें लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें बेटा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, in contact process, in contact process, the yield of SO3 was found to be 91.73%. The mass of SO3 recorded was 9.77 tons. Calculate the mass of SO3 estimated before reaction. फिर से सवाल आपके सामने आ गया है। सारा जो लेट आई है ऑनलाइन में, जो लेट आए हैं दोबारा तब मुझे रखेंगे। कहा कांटेक्ट प्रोसेस हो रहा है, कोई प्रोसेस है, आप पढ़ चुके हैं वैसे तो कांटेक्ट प्रोसेस। उसमें SO3 की यील्ड कितनी है बेटा? जल्दी जल्दी बोलते जाएंगे, ठीक है? और उसके बाद कहा द मास ऑफ SO3 रिकॉर्डेड वाज 9.77 टन। ये रिकॉर्डेड मास है, यानी कौन सा मास हुआ ये? एक्चुअल मास हुआ या थियोरेटिकल मास हुआ? बेटा एवरीबॉडी, ये कौन सा मास हुआ जो कहता है मास ऑफ रिकॉर्ड, मास ऑफ SO3 रिकॉर्डेड? कौन सा मास हुआ? एक्चुअल मास, क्योंकि आपको रिकॉर्ड हुआ। और फिर आगे जाके कहता है कैलकुलेट द मास एस्टिमेटेड बिफोर द रिएक्शन, कि भाई कितना मास एस्टिमेट किया था बिफोर द रिएक्शन। तो बेटा फॉर्मूला फिर से बोलेंगे, क्या है? परसेंटेज यील्ड, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है भाई? एक्चुअल मास अपॉन थ्योरेटिकल मास मल्टीप्लाई बाय 100। और क्योंकि यहाँ थ्योरेटिकल मास निकालना है तो थ्योरेटिकल मास मेथड ले जाऊंगा हमदा, और यहाँ यील्ड ले आऊंगा, तो फॉर्मूला कुछ ऐसे हो जाएगा, एक्चुअल मास अपॉन परसेंटेज यील्ड इनटू 100। क्या ख्याल है? अब कर सकते हैं, सीधा सीधा वैल्यूज डालें और आंसर निकाल लें, कोई इसमें। सॉरी 938 व्हाट? 10.650 tons। तो 10.65 टन्स, यानी जो हमने एस्टिमेशन की थी बेटा, वो क्या की थी कि तकरीबन 10.65 टन बनना चाहिए, लेकिन बना जालिम 9 पॉइंट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जाहिर है जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो आप लॉसेस वगैरह कंसिडर नहीं करते, और जब एक्चुअल में होता है तो बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती है, दैट इज वाई ऐसा होता है। तो यील्ड का कंसेप्ट कुछ दिमाग में जा रहा है बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों खास तौर से, कि यील्ड इज अ कंसेप्ट रिलेटेड टू प्रोडक्ट। और क्या कंसेप्ट है कि जब आप कोई रिएक्शन करते हैं तो उसकी प्रोडक्शन का रेशो क्या आया, तो आप वो कैसे निकालते हैं कि आपने जो एस्टिमेटेड कैलकुलेशन की थी वो, और असल में जो आपको हासिल हुआ वो, उनका आप परसेंटेज लेते हैं। दैट गिव्स यू द आइडिया कि आपका जो यील्ड है, प्रोडक्शन है, वो अच्छी हो रही है कि बुरी हो रही है, ठीक है?
मेरा बच्चा, चूंकि ये बिल्कुल सिंपल टॉपिक है तो इसलिए मैं मल्टीपल वैरायटीज में नहीं करा रहा, तो है ही नहीं, मैक्सिमम वैरायटी यही है, इधर उधर घूमते रहेंगे। तो लेट्स वेरी क्विकली मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। उम्मीद है कि आपके जहन में एक बेसिक सा सांचा बैठ गया होगा। ठीक है जी। एक तीसरा सवाल भी करके, मेरे ख्याल है बच्चे कह रहे हैं तीसरा सवाल भी करा देते हैं जल्दी से, बट तेज तेज करना भाई। कहता है भाई, कहता है अल्लाह आपका भला करे, Fe2O3 was used to extract iron. The estimated mass of iron was 2100 tons. However, after refining, mass of iron recorded was 1670 tons. Calculate percentage yield. I think another very simple question, बेटा। क्या कह रहा है? आयरन ऑक्साइड वॉज यूज टू एक्सट्रैक्ट आयरन। ठीक है, एक कंपाउंड है उसमें से आयरन को निकालते हैं। एस्टिमेट क्या किया था? जल्दी जल्दी बेटा, एस्टिमेट क्या किया था? कितना मास आ जाएगा? 2100 टन आपको हासिल हो जाना चाहिए था, ये आपने एस्टिमेशन की थी। लेकिन जब रिफाइनिंग शिफाइनिंग के बाद मास रिकॉर्ड किया तो सिर्फ कितना आया? 1670 टन आया। यील्ड निकालनी है, फॉर्मूला आपके पास है फरवा। क्या फॉर्मूला है? परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल मास अपॉन थियोरेटिकल मास मल्टीप्लाई बाय 100। एक्चुअल मास कितना है भाई? 1670, और थियोरेटिकली आपने कितना एस्टिमेट किया हुआ था? 2100 मल्टीप्लाई बाय जी, कितना आ जाएगा? 79.52%, यही आ रहा है। अच्छा, ये एक कीड़ा मैंने इस दफा इस साल के बच्चों में ज्यादा देखा। सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा जी बेटा। सॉरी, 52। मैं बता देता हूँ, मैं उसी कीड़े की तरफ आ रहा था। एक इस दफा पता नहीं एक यूनिक सी परेशानी मैंने देखी, कभी मुझे हुई नहीं। और पता नहीं क्या मैथ वाले टीचर सारे दीवाने दीवाने हो गए कि एक अजीब सा एक परेशानी। और ये मैं आज भी इत्तेफाक से, मेरे ख्याल है सुबह में किसको करा रहा था, सुबह भी कल भी, मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये परेशानी का सामना हो रहा है। वो क्या कि सर ये आ गया, इसको यूं लिख दे राउंड ऑफ करके। भाई क्यों राउंड ऑफ कर दे? पागल हो क्या? कौन सिखा रहा है तुमको हर चीज को राउंड ऑफ कर दे? भाई एक डेसिमल वैल्यू आई है, उस वजह से हमने ओ लेवल केमिस्ट्री में 2 या 3 डेसिमल प्लेसेस तो लेनी ही होती है। ठीक है, इन ऑर्डर टू बी एक्यूरेट। तो वो जो राउंड ऑफ हमने अगर किया था कहीं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला, वो इसलिए कि फॉर्मूला डेसिमल में नहीं होता। ये कौन सी कैलकुलेशन आ रही है जहां हर डिजिट को राउंड ऑफ कर देते हैं, हर डिजिट को राउंड ऑफ कर देते हैं? ये 79.89 आ रहा है सर, 80 लिख दे। अबे क्यों लिख दे 80? ठीक है जी। तो इसलिए राउंड ऑफ का जो कंसेप्ट है वो हमने केमिस्ट्री में सिर्फ वहां अप्लाई किया होता है जहां हम फॉर्मूला लिख रहे होते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फॉर्मूला में हमने किया था। तो इसलिए डेसिमल ये ओमिट करना कहाँ सीख लिया आपने? डेसिमल किधर ओमिट करा देते हैं भाई? कौन सा ये हिसाब किताब चल रहा है? डेसिमल उड़ा दो, उड़ा दो सर। वो 79.52 आया है सर, क्या करें सर? 80 लिख दे सर, 80 क्यों लिखते हैं 80 भाई? ठीक है, तो अगर हाँ, अब देखो समझो, अगर आपके पास आंसर आ रहा होता 79.52678341, तो आप जाहिर है पूरा आंसर तो नहीं लिखते। तो आप क्या करते? डेसिमल के बाद 2 या मैक्सिमम 3 प्लेसेस लिखते हैं। ठीक। और अगर आंसर ही छोटा सा आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल 79.52, तो पूरा लिखोगे। ठीक है, तो प्लीज इस बात का ख्याल रखें, और ये बार बार जो है ना अपने आप को भी तजब्जुब में ना डालें कि ये राउंडिंग ऑफ किधर, केमिस्ट्री में तो कभी भी राउंडिंग ऑफ नहीं होती आई, तो अभी क्या परेशानी आ गई? उम्मीद है बात समझ में आ जाएगी। ठीक है जी। मैथ का मैथ वालों से पूछें, केमिस्ट्री में नहीं करना बेटा। क्लियर है यील्ड का कंसेप्ट? यील्ड का कंसेप्ट क्लियर हो गया? यील्ड इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, और इसको कैलकुलेट करने का तरीका आपके साथ बता दिया। अब जल्दी से आ जाएं अगला टॉपिक, सेकंड टॉपिक। ये सारी डेसिमल प्लेसेस ले लें तो प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो, अब ये एक ऐसा सवाल है कि जो कि ना आपको लगता है कि अगर सारी डेसिमल प्लेसेस ले ले तो शायद आंसर एक्यूरेट आ जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल आ जाएगा। बट कैम्ब्रिज के तमाम आंसर 3 डेसिमल प्लेसेस में। आप मार्किंग स्कीम रैंडमली खोल लें
और रैंडमली खोल के कोई भी आंसर देख लें, नॉट मोर देन 3 डेसिमल प्लेसेस आर रिटन। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ पर अगर अपने आंसर को मार्किंग स्कीम से मैच करवाना है तो आपने 3-3 डेसिमल प्लेसेस लेकर करनी है, ठीक है। या कम से कम इस बात का ख्याल रखें कि आंसर में तो 3 ही डेसिमल प्लेसेस लिखे, ठीक है। आपको इस चीज का मजीद अंदाजा हो जाएगा जब आप एटीपी करेंगे। चलें, अब आ जाए बेटा अगला टॉपिक। जी बेटा, मुश्किल नाम वाली बच्ची, बेटा कुछ बात समझ में आई आपको? जी जी ठीक है। हालांकि आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग है क्योंकि जाहिर है चैप्टर का बिल्कुल आखिरी हिस्सा आप पढ़ रहे हैं, लेकिन चूंकि ये मैथ्स है तो इतना बहुत बड़ी रॉकेट साइंस भी नहीं है, ठीक है। अलबत्ता अगर आप लास्ट क्लास में आई होती तो ज्यादा मसला होता, ठीक है। परसेंटेज प्योरिटी अगला टॉपिक आ रहा है बेटा, जल्दी से छोटा सा टॉपिक करेंगे, परसेंटेज प्योरिटी, ठीक है जी। एवरी बॉडी, परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज प्योरिटी। प्योरिटी किसे कहते हैं बेटा? वेरी क्विकली, प्योरिटी कहते हैं किसी सैंपल में एक जैसे पार्टिकल्स के प्रोपोर्शन को। अगर मेरे पास एक सैंपल है, कोई भी सैंपल, और उस सैंपल में सारे पार्टिकल्स एक जैसे हैं तो मैं क्या कहूंगा? वो 100% प्योर है। मसलन दूध में सिर्फ दूध ही है तो हम कहते हैं 100% प्योर है, ठीक है। पानी में सिर्फ पानी ही के मॉलिक्यूल्स हैं तो हम कहेंगे वो 100% प्योर है। तो प्योरिटी का सेंस क्या होता है कि भाई किसी भी सैंपल में एक जैसे पार्टिकल्स का प्रोपोर्शन, एक जैसे पार्टिकल्स कितने हैं। अगर मेरे पास एक आयरन पीस है और उसमें सारे आयरन एक जैसे मौजूद हैं, सिर्फ आयरन ही मौजूद है, तो मैं कहूंगा ये प्योर आयरन रॉड है। यस और नो? तो प्योरिटी का कंसेप्ट जो है वो क्या होता है? खालिसपन का, कि किसी सैंपल में एक जैसे पार्टिकल्स का प्रोपोर्शन कितना है। अगर एक जैसे नहीं बल्कि अलग अलग तरह तरह के पार्टिकल्स है तो आप कहते हैं वो इम्प्योर है। फॉर एग्जाम्पल, कि जब आप एक नलके का या खुला पानी पीते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत कुछ और शामिल होता है। लेकिन जब आप एक्वाफीना या नेस्ले का पानी पीते हैं तो बेटा वो प्योर होता है नहीं होता? जी सारा, नहीं होता? होता है जी मोहतरमा, मुश्किल नाम वाली। जब आप एक खुला, अभी याद होने में टाइम लगेगा जी बॉयज, जब आप पानी पीते हैं दरिया का या ऐसी खुला डुला पानी, नलके का पानी, तो उसके बारे में तो आपको पता है कि उसमें बहुत सारी क्या होती हैं? इम्प्योरिटीज होती हैं। व्हाट अबाउट द एक्वाफीना एंड नेस्ले का पानी या और कोई महंगा वाला पानी, वो प्योर है या नहीं है? बेटा नहीं है प्योर, उसका तो नाम ही मिनरल वाटर है, कहां से प्योर हो जाएगा? मिनरल वाटर का मतलब ये है कि उस वाटर में मिनरल्स डिसॉल्व है। क्योंकि अक्सर लोग इस डिलेमा में होते हैं कि हम जो महंगा वाला पानी पी रहे हैं ये प्योर वाटर है। डू वी नीड प्योर वाटर? नो, वी डोंट नीड प्योर वाटर। प्योर वाटर से तो हमारे नुकसानदेह है प्योर वाटर, क्योंकि वी नीड मिनरल्स जो हमें पानी के साथ मिलते हैं। तो इसलिए वी नीड मिनरल वाटर। आपने देखा नहीं है बॉटल पे जो लेबल लगा होता है उस पे लिखा होता है इतना मैग्नीशियम है, इतना ये, इतना वो है, इतना। प्योर वाटर नाम की दुनिया में कोई चीज है ही नहीं, अनलेस अंटिल आपने लैब में डिस्टिल्ड वाटर बना लिया, और वो पीने के काबिल नहीं होता। क्योंकि आपको पानी, जो पानी हम पी रहे हैं, चाहे वो अभी तो हम तो नेस्ले और एक्वाफीना पे ही है ना, लेकिन अगर आप देखें जो बड़े ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो या जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, ये अल्कली वाटर पीते हैं। एक अलग सा ब्लैक वाटर होता है और बड़ा कोई महंगा सा आता है। यानी मैंने दुबई में देखा था कि जनाब उसकी 1 लीटर की जो बोतल थी वो करीबन पाकिस्तानी कोई 4, 4.5, 5 हजार की बन रही थी, 1 लीटर की पानी की बोतल। तो महंगा, वो फॉर्मुलेटेड वाटर है, वो भी प्योर नहीं है, क्योंकि हमें प्योर तो चाहिए ही नहीं ना, हमें मिनरल वाटर चाहिए। वी नीड मिनरल्स, ठीक है। तो प्लीज, ये कंसेप्ट था जो मैंने सोचा करेक्ट करते चले। तो प्योरिटी किसे कहते हैं बताइए बेटा? प्योरिटी कहते हैं किसी भी सैंपल में एक जैसे पार्टिकल्स के प्रोपोर्शन को। होदा आपको क्या कोई गम लगा हुआ बेटा? बोल नहीं रही आप? तो पार्टिसिपेशन नाम की कोई चीज होती है, आज वो भी नहीं आई। जो यहाँ बैठती है, क्या नाम है उसका? जन्नत। जन्नत ऑनलाइन तो नहीं है आज? मैंने यार रिकॉर्डिंग में गया, रुक गया, मैंने कंट्रोल कर लिया। चले, ओके, प्योरिटी का फॉर्मूला लिखते हैं बेटा, प्योरिटी का फॉर्मूला लिखते हैं बेटा जल्दी से। ठीक है, अल्कली वाटर का फायदा ये होता है कि वो आपकी ब्लड की पीएच से बिल्कुल मैचिंग होता है, तो आपकी बॉडी के लिए वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है। दैट इज करेक्ट, ज्यादा अप्रोप्रिएट वाटर है। आप चाहें अफोर्ड कर सकते हैं तो पिए। परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला होता है बेटा मास ऑफ प्योर सैंपल डिवाइडेड बाय मास ऑफ impure sample मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज प्योरिटी क्या है? मास ऑफ प्योर सैंपल डिवाइडेड बाय मास ऑफ इम्प्योर सैंपल। अच्छा, कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन को ऐसे आपके सामने रखेगा कि प्योर इम्प्योर में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा, तो आसान है कि इम्प्योर वाला मास ज्यादा होगा और प्योर वाला मास क्या होगा?
कम होगा, तो उससे भी आप अंदाजा कर सकते हैं। आए सवाल करते हैं। पहला सवाल खवातीन के ऊपर है। सवाल लिखेंगे, अ वुमेन परचेज्ड, क्या दिया होगा वुमेन ने? अ वुमेन परचेज्ड गोल्ड बार, गरीबी सोच रहे हैं ना तुम्हारी मेकअप, 4 करोड़ रुपए किलो हो गया सोना, तुम्हें मेकअप ही खरीदना है। वही गुर्बत इंतहा, दिमाग से ही गरीब हो क्या तुम लोग? क्या कर रहे हो ये? 4 करोड़ का तो नहीं होता ना। वुमेन परचेज गोल्ड बार, क्यों बताऊं? आई हैव इनफ। अ वुमेन परचेज गोल्ड बार weighing 36.87 grams, showing बेटा, हाँ है बिल्कुल, showing showing purity stamp। आओ कभी घर आओ। अबे काम करो यार। showing purity stamp of 98.2%, showing purity stamp of 98.2%. What is the mass of gold in gold bar? सवाल मेरे ख्याल है कोई सादा इंग्लिश में ही है। क्या कहा उसने? एक खातून ने एक गोल्ड बार खरीदा जिसका वेट कितना था, 36.87 ग्राम, और उस पर प्योरिटी स्टैंप लगी हुई थी 98.2% की। ये क्या चीज दी हुई है? व्हाट इज दिस 98.2? प्योरिटी, परसेंटेज प्योरिटी। फिर कहता है व्हाट इज द मास ऑफ गोल्ड इन गोल्ड बार। तो ये कौन सा मास पूछ रहा है? प्योर मास पूछ रहा है, इम्प्योर मास पूछ रहा है? ये प्योर मास पूछ रहा है। आपसे कहा गोल्ड बार में गोल्ड का मास कितना है, गोल्ड बार में गोल्ड का मास कितना है, तो ये आपसे प्योर मास पूछ रहा है। तो बेटा फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ प्योर सैंपल डिवाइडेड बाय मास ऑफ इम्प्योर सैंपल मल्टीप्लाई बाय 100। प्योर का मास पूछ रहा है तो फॉर्मूले को कन्वर्ट कर लेंगे और फिर सॉल्व कर देंगे। तो भाई ये आ जाएगा परसेंटेज प्योरिटी इनटू इम्प्योर सैंपल का मास डिवाइडेड बाय 100, और सॉल्व करके प्योर सैंपल का मास कितना आ रहा है भाई? मास ऑफ गोल्ड कितना खरीदा? चूना लगा खातून को या नहीं लगा, देखते हैं। तो मास ऑफ गोल्ड कितना आ गया भाई? 36.20 यही आ रहा है सबका। यानी खातून ने जो 36.87 लिया है गोल्ड का मास, उसमें 36.20 गोल्ड है, बाकी क्या होंगी? इम्प्योरिटीज होंगी। तो ये अच्छा सौदा हुआ कि बुरा सौदा हुआ? हाँ, डिपेंड करता है। अगर उसने कोई बहुत ही मुश्किल सा नेकलेस बनवाया है, आप नोटिस कीजिएगा कि जब आप ज्यादा कोई कारीगरी वाली ज्वेलरी बनवाएंगे ना, उसमें इम्प्योरिटी भी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि गोल्ड जो है ना रिलेटिवली सॉफ्ट होता है, तो अगर उसको स्ट्रेंथन करना होता है तो उसमें इम्प्योरिटी डाली जाती है ताकि वो जो मुश्किल सी शेप बन रही है वो शेप टिक सके। गोल्ड का इसीलिए, अगर वैसे एडवाइस है मेरी कि गोल्ड जब लेना, वैसे तो अब रेंज से ज्यादातर लोगों के बाहर निकल गया है, लेकिन जब लेना हो तो सॉलिड पीस लें, या ज्यादा शशके मशके वाले डिजाइन ना ही लें, वो नजर में भी जल्दी आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप कराची में रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो जो गोल्ड लेते भी हैं वो मेरे ख्याल है, मेरा नहीं ख्याल कि अब उतनी कॉमनली पहनने में आता है, क्योंकि जिस तरह कराची में स्ट्रीट, इम्प्योर का ज्यादा मास होगा या प्योर का? बेटा क्या लगता है खदीजा? थोड़ा सा कॉमन सेंस सोचें कि गोल्ड का मास प्लस इम्प्योरिटी ज्यादा होगा या सिर्फ गोल्ड का मास ज्यादा होगा? जाहिर है बेटा प्योर का मास कम होगा और इम्प्योर का मास ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि प्योर के मास में इम्प्योरिटी ऐड करके वो इम्प्योर बनता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इम्प्योर सैंपल का मास ज्यादा होगा। तो खातून ने जो 36.87 ग्राम गोल्ड परचेज किया, उसमें ठीक ठाक गोल्ड है। ये मेरे ख्याल है काफी मुनासिब सौदा कर लिया है। हो सकता है कोई खतरनाक नेकलेस बनवाया हो जिसके लिए इतनी इंप्योरिटी की जरूरत पड़ रही हो। ठीक है जी। डिस्टिल वाटर काबिल नहीं होता पानी पीने के, बेटा बायोलॉजी बायो की क्लास में आना, फिर समझाऊंगा। अभी मैंने बताया वी नीड मिनरल वाटर। अगर आप डिस्टिल वाटर पीना चाहें तो जरूर पीकर देखें और फिर मुझे बताइएगा क्या हुआ। वी नीड मिनरल्स इन आवर बॉडी, इट्स अ बायोलॉजिकल डिस्कशन। मिनरल्स के बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते, और मेजर मिनरल्स हमें पानी से ही मिलते हैं। तो अगर आप डिस्टिल वाटर पीना शुरू कर देंगे तो आपकी हालत वैसी ही हो जाएगी जैसे बहुत ज्यादा मोशन करके हो जाती है।
बहुत ज्यादा लूज मोशन हो जाए तो कैसे पड़े होते हैं, थल्ले लगे होते हैं बिस्तर पे करके, ठीक है ना, तो वही हालत हो जाएगी। बिकॉज मिनरल्स आपके नहीं होंगे तो इवेंचुअली आपकी बॉडी सही तरीके से काम नहीं करेगी। करके देखें, मैं तो कहता हूँ करके देखो यार, और वीडियो बना के हमें जरूर दें, ठीक है। इस पूरी टाइम टाइम लैप्स को आपने रिकॉर्ड करना है 4-5 दिन, और हमें इसकी जो है ना वो एक क्या होती है वो, हाँ, वो टाइम लैप्स की फॉर्म में जो है ना वो बनानी है, ठीक है, वीडियो। ठीक है, अगर आप मर रहे हो तो उसकी भी वीडियो बनानी है ताकि वायरल कंटेंट। हाँ, मैं चैनल पे बिल्कुल डालूंगा, बिल्कुल डालूंगा, बिल्कुल डालेंगे। और उसमें वसीयत भी करनी है कि मेरे मरने के बाद बीफ की बिरयानी खिलाई जाए, बीफ के सीने के गोश्त वाली, ठीक है। चलें अगला सवाल लिखेंगे, अगला सवाल लिखेंगे। अ सैंपल ऑफ वाटर, अ सैंपल ऑफ, बेटा सवाल सबको समझ में आ रहे हैं बच्चों, हंसी मजाक में ऐसा तो नहीं सवाल। हाँ भाई पीछे बची, हाँ भाई मनाहिल, बात समझ आ गई? दिव्या, हाँ भाई क्लियर है? चलो, अ सैंपल ऑफ वाटर वे 2500 grams without minerals and 2670 grams with minerals. Calculate percentage purity of water. सवाल समझ आ गया सबको बॉयज एंड गर्ल्स? क्या कहता है, एक वाटर का सैंपल है जिसका मास 2500 ग्राम है विदाउट मिनरल्स, और 2670 ग्राम है विद मिनरल्स। तो आपको क्या निकालना है? परसेंटेज प्योरिटी। कौन सा मास इम्प्योर है, कौन सा प्योर है, क्लियर है? करें, कैलकुलेटर नहीं है आपके पास? करो बेटा, बेटा सारा बात समझ आ गई, फटाफट से करो। कितनी आ रही है परसेंटेज प्योरिटी बेटा? 93.63। तो 2500 आपने ऊपर रखना है न्यूमिनेटर में, और ऑनलाइन वालों हो रहा है 2670 नीचे रखना है। और सॉल्व करके कितनी पीरियड? 93.63% प्योर वाटर है। क्या लगता है पीने के काबिल होगा? मेरे ख्याल है हो जाएगा, क्योंकि इनफ मिनरल्स है। ज्यादा मिनरल्स भी नहीं है, वरना समंदर का पानी पी लेते। हमें मिनरल्स चाहिए बहुत बैलेंस क्वांटिटी में, वरना समंदर के पानी में तो भरपूर मिनरल्स है, ठीक है ना। कभी पी के देखा है? अगर आप बहुत ज्यादा प्यासे हैं और समंदर का पानी आपने पीना शुरू कर दिया बचाने के लिए अपने आप को, तो उस समंदर के पानी को पीने की वजह से आप जल्दी मरेंगे। सही है। वो जो पाकिस्तान करते हैं नहरों का पानी पिलाते हैं। नहरों का पानी तो खारा पानी नहीं होता ना, वो मीठा पानी होता है। जो समंदर का पानी है, अगर आप मरने वाले थे, डिहाइड्रेशन हो रही थी आपको, और आपने समंदर का पानी पी लिया, तो अगर आप 2 घंटे में मरने वाले थे या 4 घंटे में मरने वाले थे, तो समंदर के पानी की बरकत से आप और जल्दी मर जाएंगे। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो काम आने वाली है। पता चला कल को एडवेंचर करने गए और कराची, पाकिस्तान, कराची में तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह बारिशें नहीं होती है ना, लेकिन ये है कि अगर नॉर्दर्न एरियाज में भी आपने देखा सैलाब आ गया, पानी में फंस गए लोग और जाने गवा बैठे, तो आपने समंदर का पानी बहरहाल पीने से एहतियात करनी है। वहां तो नॉर्दर्न एरियाज में समंदर का पानी नहीं है, वो पी सकते हैं, ठीक है, भरपूर पी सकते हैं। सही, ये तो अच्छा हो जाएगा, अजान बिल्कुल अच्छा हो जाएगा अगर तुम समंदर का पानी पी लो, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चले बेटा, प्योरिटी भी समझ में आ गई या ऊपर से चली गई? क्लियर है? कोई मुश्किल कंसेप्ट तो नहीं है प्योरिटी का, क्लियर है? तो भाई आज के आखिरी टॉपिक की तरफ चलते हैं। और बेटा ये मोल्स का चैप्टर ऑफिशियली हो गया खत्म। अब जो मैं आखिरी टॉपिक कराने जा रहा हूं, आप में से आईजीसीएसई वाले कौन है, जरा हैंड रेस करें। अच्छा, जो आईजीसीएसई वाले हैं ना, उनका तो ये टॉपिक शुरू से ही था उनके सिलेबस में। लेकिन जो हमारे जीसी वाले बच्चे हैं, ओ लेवल जिनको नॉर्मली कह रहे होते हैं, तो वो ओ लेवल्स के बच्चों में ये टॉपिक लास्ट ईयर ऐड हुआ है, ठीक है। और इसीलिए इस टॉपिक में मुझे बच्चों ने ही बताया अलग अलग ग्रुप के कि वो कहीं पर तो कराया नहीं है, और जहां कराया उन्होंने बोला बस ये सोल्यूशन याद कर लें, ये सोल्यूशन याद कर लें, क्योंकि इत्तेफाक से लास्ट ईयर ऐड हुआ, तो लास्ट ईयर भी सवाल आया मई जून के एग्जाम में। और उसके बाद यानी लास्ट ईयर से मुराद अभी जो मई जून का एग्जाम हुआ है, और अभी जो अक्टूबर नवंबर का एग्जाम हुआ उसमें भी सवाल आया। और दोनों सवालों में जो है ना वो इत्तेफाक से सेम ही सवाल आया है, थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर दी है। तो ऐसा पढ़ाया जा रहा है कि वो जी याद कर लें इसको। अबे याद क्यों कर लें भाई, ये मैथ्स के सोल्यूशन का रट्टा मार के जाएंगे क्या? तो आए समझते हैं बेटा टॉपिक क्या करने जा रहे हैं। ये टॉपिक असल में मेरा बच्चा
एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ है, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर कर चुके हैं और वहां पर मैंने आपको कैलकुलेशन नहीं कराई थी क्योंकि हम नॉर्मली इसको यहीं पर कर लेते हैं। ये कितने मार्क का आ सकता है यार? आएगा वही 2 मार्क का 3 मार्क का छोटा सा सोल्यूशन है। आइए देखते हैं, पहले कंसेप्ट समझा दूं। टॉपिक है बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास। जतिन किया हुआ है तुमने? हाँ माशाल्लाह, तो मुझे बताना कैसे करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास एंड आइसोटोपिक रिलेटिव एटॉमिक मास एंड आइसोटोपिक अबंडेंस। बेटा ये टॉपिक करने जा रहे हैं और मैं हमेशा कहता हूं कि जब कोई टॉपिक नया ऐड हो ना तो ये समझ के चलेंगे वो आपके एग्जाम में आएगा। एग्जामिनर बावला तो नहीं था कि उसने एक टॉपिक ऐड कर दिया वो देगा भी नहीं, ठीक है। और चूंकि इसमें उसको बहुत ज्यादा मार्क्स भी नहीं देने हैं आपको, तो इसको देने में फायदा भी है कि चेक भी हो जाएगा और मार्क्स भी ज्यादा नहीं देने पड़ेंगे उसको। मैक्सिमम 2 नंबर तक की वर्किंग बनती है इसकी, उससे ज्यादा तो नहीं बनती। बहुत तीर मार लिया तो 3 नंबर का कोई बन जाएगा सवाल, लेकिन उससे ज्यादा तो ये डिजर्व ही नहीं करता। थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझा दूं ताकि सिर्फ रट्टा ना लगे। अब मेरी बात जो आप सुनेंगे ना वो थोड़ी सी आपके लिए नई होगी, लेकिन उम्मीद है कि आप बात एब्जॉर्ब कर लेंगे। देखो इस कायनात में आपने केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो बहुत सारे एलिमेंट्स पढ़ते हैं, यस और नो? आप बहुत सारे एलिमेंट्स की बात करते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन है, ऑक्सीजन, बहुत सारे एलिमेंट्स की, क्लोरीन है, पूरी पीरियोडिक टेबल इससे भरी हुई है। बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स की बात करते हैं। बहुत अहम बात बताने जा रहा हूँ, गौर से सुनना, वरना डायरेक्टली कैलकुलेशन पे भी जा सकते हैं बट वो मजा नहीं आएगा। तो बेटा आप देखते हैं कि केमिस्ट्री में बेतहाशा एलिमेंट्स हैं जो नेचुरली अकर करते हैं। मेरी बात को गौर से सुनना और दिल पर अगर चोट लगे तो, यानी नहीं लगे तो ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लेना। और वो क्या कि बेटा इस कायनात में जो भी एलिमेंट्स मौजूद है उसमें कोई भी एलिमेंट प्योर नहीं है। प्योरिटी नाम की कोई चीज एग्जिस्ट असल में करती ही नहीं है। इस कायनात में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं हमारी मालूमात के हिसाब से अब तक की कोई भी एलिमेंट प्योर नहीं है। क्या मतलब प्योर नहीं होने का? कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है, तो क्या वो हाइड्रोजन गैस सिर्फ एक ही तरह के एटम पे कंसिस्ट करेगी? नो। कार्बन है तो क्या कार्बन एक ही तरह के एटम पे कंसिस्ट करेगा? नो। कोई एलिमेंट भी नेचुरली जो एग्जिस्ट करता है वो अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? कि बेटा आपने चैप्टर 3 में एक कंसेप्ट पढ़ा था आइसोटोप्स का, ठीक है। व्हाट आर आइसोटोप्स? एक ही एलिमेंट के वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता था लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता था, याद है? एक ही, और आपने एग्जांपल्स भी पढ़ी थी। मसलन अगर आपको याद हो तो हाइड्रोजन के बारे में आप पढ़कर आए थे कि उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2 और हाइड्रोजन 1 3। कार्बन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12 कार्बन 13। ऑक्सीजन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ऑक्सीजन 15, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17। क्लोरीन के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। ब्रोमीन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ब्रोमीन के 2 आइसोटोप होते हैं, ब्रोमीन 79 एंड ब्रोमीन 81। क्या बोला मैंने? मैंने क्या कहा समझना कि मेरे बच्चे कायनात में प्योरिटी ऑफ एलिमेंट का कोई कंसेप्ट है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी एलिमेंट प्योरेस्ट फॉर्म में है ही नहीं। क्या मतलब? अगर मेरे पास एक कंटेनर है क्लोरीन का, ठीक है, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि उसमें सारे के सारे क्लोरीन एक जैसे हों। क्या मतलब? ये मुमकिन ही नहीं है कि सारे के सारे क्लोरीन 35 हो या सारे के सारे क्लोरीन 37 हो, क्योंकि नेचुरली अल्लाह ने इनको बनाया है मिक्सचर्स में। तो समझने की बात यह है कि कोई भी एलिमेंट अपनी प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हर एलिमेंट के क्या होते हैं? आइसोटोप्स। और जब आप किसी भी सैंपल ऑफ एलिमेंट से डील कर रहे होते हैं तो उसमें उसके आइसोटोप शामिल होते हैं। मसलन मैं एग्जांपल देता हूं कि क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 की बात करें। क्लोरीन बेटा कार्बन 14 आर्टिफिशियल होता है आयान, 12 और 13 नेचुरल है। अभी मेरी बात को और सुनो यार, मैं इधर उधर चला जाऊंगा। क्लोरीन 35 और 37 है। अब इनका जो रेशो होता है ना, जिस रेशो में एग्जिस्ट करते हैं, वो होता है 75:25। जबकि ब्रोमीन में ये होता है 49 एंड 51। जबकि हाइड्रोजन में ये होता है 98, 0 पॉइंट समथिंग एंड 0.000000 समथिंग। क्या मतलब? कि देखो आइसोटोप्स तो सबके हैं लेकिन वो किस रेशो में एग्जिस्ट करते हैं वो अलग अलग है। मसलन
आसान लफ्जों में इसका क्या मतलब है कि अगर मेरे पास 100 एटम्स होंगे ना क्लोरीन के, तो उसमें 75 ये वाले होंगे, 35 वाले, और 25 37 वाले। अजान शुरू हो गई है, मैं अजान के बाद कंटिन्यू करता हूँ। मेरे बच्चा चले अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। मैं डिस्कशन की तरफ आता हूँ। युवराज, आपके सवाल की तरफ भी आता हूँ। मैंने पढ़ लिया है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। तो क्या कहा मैंने, पहले इस बात को समझ लेना। देखो, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला पे चला जाऊं, कैलकुलेशन करा दूं, लेकिन यू नीड टू नो दिस ना, क्योंकि अभी तक जिस तरह डिस्कशन आपने की है, तो आपको यूजुअली इसका आइडिया नहीं होता। तो जो मैं बता रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से सुने और हमेशा के लिए ध्यान में रखें कि कोई भी एलिमेंट अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि तमाम ही एलिमेंट्स के क्या होते हैं, आइसोटोप्स। ये अलग बात है कि उनके आइसोटोप्स जो हैं वो किसी में कोई ज्यादा है, किसी में कोई कम। जैसे अभी मैंने क्या कहा कि क्लोरीन के अंदर अगर बात करें, तो क्लोरीन के हम नेचुरली क्या देख रहे होते कि ये वाला आइसोटोप 75% के रेशो में और ये वाला 25% के रेशो में एग्जिस्ट करता है। क्या मतलब? अगर 100 मॉलिक्यूल होंगे तो उसमें 75 कौन से होंगे, 35 वाले, और 25 कौन से होंगे, 37 वाले। जबकि अगर ब्रोमीन की बात करें, तो ब्रोमीन में तकरीबन 49.1 और 50.9 का रेशो होता है। इसका सिंपल मतलब ये है कि 50-50 कर लें रफली, या 49-51 कर लें, कि अगर मेरे पास ब्रोमीन के 100 मॉलिक्यूल्स होंगे या ब्रोमीन के 100 एटम्स होंगे, तो उसमें से 49 कौन से वाले होंगे, 79 वाले, और 51 कौन से वाले होंगे। इसी जगह अगर मैं हाइड्रोजन की बात कर लूं, तो हाइड्रोजन में ये वाला लगभग 98 पॉइंट सम परसेंट होता है, और बाकी फिर कम कम होते हैं। तो ये जो इनकी एग्जिस्टेंस है, वो अलग अलग मैटर करती है कि किसी का कोई आइसोटोप ज्यादा है, किसी का कोई आइसोटोप है। लेकिन कोई भी ऐसा एलिमेंट अब तक हमने डिस्कवर नहीं किया जिसका कोई आइसोटोप ना हो। और आइसोटोप का होना ही उसे क्या बना देता है, इम्प्योर बना देता है। आइसोटोप का होना उसे क्या बना देता है, इम्प्योर। अब युवराज एक सवाल कर रहे थे कि सर एलिमेंट तो सेम एटम से बने होते हैं, तो हम तो कह ही रहे हैं इम्प्योरिटी। और देखो ये बात समझे कि अगर एक एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं, आयरन की बात कर रहा हूं, तो सारे आयरन ही के एटम्स हैं। व्हाट आर आइसोटोप? आइसोटोप्स आर एलिमेंट्स ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। तो एलिमेंट सेम ही है ना, एक ही एलिमेंट्स के हैं, बस उसमें न्यूट्रॉन के फर्क से की वजह से वैरायटी पैदा हो रही है, जिससे इम्प्योरिटी आती है। तो कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन क्या हुआ मेरे बच्चे, कि नेचुरली कोई भी एलिमेंट प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। तमाम ही एलिमेंट्स के कौन से फॉर्म्स होते हैं, आइसोटोपिक फॉर्म्स होते हैं। ठीक है जी। और मेरे बच्चों, आज हम इसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं। ठीक है जी। अब समझना, ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास था, जिसका सिंबल हम ए आर पढ़कर आए, अब मोल्स का चैप्टर खत्म हो गया है तकरीबन। मुझे बताइए, जब ये हमने ए आर पढ़ा, तो ए आर कैलकुलेट करना सीखा या डायरेक्ट पीरियोडिक टेबल से लिस्ट बना ली थी? आपने एमआर कैलकुलेट करना सीखा है, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना सीखा है। अगर मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊं, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 पे ले जाऊं जल्दी से, चल 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 भाई, चल 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 भाई। काफी सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। ओह, आ गया लेक्चर नंबर 1 के पेज पे आ गया, लेकिन वन नोट ही अटक गया। अरे भाई, ले भाई, वन नोट बावला हो गया। ओके, भाई ये क्या हो रहा है? चलें थोड़ा सा तमीज से कर लेते हैं। हमने उसको इज्जत नहीं दी, उसने भी हमें इज्जत नहीं दी। तो अगर आप मोल्स का लेक्चर नंबर 1 याद करें, किधर गया भाई, ये रहा। मोल्स का लेक्चर नंबर 1 याद करें बच्चों। अभी आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। आ जा मेरा बच्चा, ये देखें। मोल्स का लेक्चर नंबर 1 याद करें, तो यहां पर हमने ए आर की क्या बनाई हुई है, लिस्ट बनाई हुई है। डायरेक्टली लिस्ट बना ली है कि भाई एलिमेंट के एटॉमिक मास इतने होते हैं, जो पीरियोडिक टेबल से हम उठा लेते हैं। और फिर इनकी मदद से हमने मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट किए थे, याद है बच्चे? और मॉलिक्यूलर मासेस में हम क्या करते थे, एटम के मासेस को सम अप कर लेते थे। लेकिन क्या कहीं पर भी आपने एटम का मास कैलकुलेट किया? नहीं। तो मेरे बच्चों, आज हम इस टॉपिक में जो आपको पढ़ाने लगे ना, ये एटम का मास कैसे कैलकुलेट होता है, यही बताने वाले हैं। तो आज हम आपको कैलकुलेशन ऑफ ए आर सिखाने वाले हैं कि एटम का मास कैसे निकाला जाता है। बेटा, यूजुअली क्या हो रहा है कि ओ लेवल्स में जो टीचर ओ लेवल्स ही को पढ़ाते हैं ना, तो उनको बहरहाल थोड़ी सी इस चीज की अभी इल्म नहीं है, शायद वक्त के साथ आ जाएगा। लेकिन ये टॉपिक बहुत ही पुराना टॉपिक है और बहुत आसान टॉपिक है। ये फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, इसका एक टिपिकल सा फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। और वो फॉर्मूला क्या है बेटा? रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला होता है m1 इंटू ए प्लस m2 इंटू बी अपॉन a plus b. The formula is very, very simple. M1 into A
M2 into B upon A plus B। दोबारा समझिएगा मेरे बच्चे, M1 into A, M2 into B and divided by A plus B। अच्छा, ये फॉर्मूला एक्सटेंडेबल है। एक्सटेंडेबल कैसे है बेटा? देखो, M1 क्या है? मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। M2 क्या है? मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप। अगर किसी एलिमेंट के 3 आइसोटोप होंगे तो आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। कैसे एक्सटेंड करोगे सारा? M1 इंटू ए, M2 इंटू बी, तो M3 हो जाएगा, M4 हो जाएगा, M5 हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही कि मेरे बच्चे? ये फॉर्मूला एक्सटेंडेबल भी है। दूसरा, इसमें ए और बी क्या है? ए और बी है इनकी अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब कि कौन सा आइसोटोप कितनी प्रोपोर्शन में एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया कि क्लोरीन 35 कितना एग्जिस्ट करता है? 75% प्रोपोर्शन में एग्जिस्ट करता है। तो ये जो 75 है, ये क्या है? इसकी अबंडेंस है। तो M1 क्या हुआ? मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। M2 क्या हुआ? मास ऑफ सेकंड आइसोटोप। MA क्या हुआ? इसकी अबंडेंस। बी क्या हुआ? इसकी अबंडेंस। तो मैं आपको 3 सवाल कराने में लगा हूं, या 4 कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, छोटे छोटे सवाल हैं, उम्मीद है आप कर लेंगे। पहले वो 2 सवाल करा दूं जो अभी आ गए हैं खास पेपर में, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, क्लोरीन हैज 2 isotopes, chlorine 35 and chlorine 37, which occurs in abundance of percentage abundance of 75% and 25% respectively. Calculate AR of chlorine. Calculate AR of chlorine. मेरा बच्चा, सवाल सिंपल सा है, उम्मीद करता हूं आप समझ पाएंगे। आपसे क्या कहा बेटा? जल्दी जल्दी मेरा साथ दीजिएगा कि क्लोरीन अबंडेंस एग्जामिनर बताएगा। वैसे आपकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव में क्लोरीन और ब्रोमीन की लिखी हुई है, तो अगर आपको क्लोरीन ब्रोमीन की याद हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? वरना किसी और एलिमेंट की आएगी तो बताएगा। क्या कहता है भाई? क्लोरीन के कितने आइसोटोप्स हैं बेटा? 2 आइसोटोप है। एक का मास कितना है बच्चों? 35, और एक का मास कितना है बच्चों? 37। 35 वाले की अबंडेंस कितनी है? 75। और 37 वाले की अबंडेंस कितनी है? 25। ए आर निकालना है। फॉर्मूला क्या था? जल्दी जल्दी, M1 इंटू ए प्लस M2 इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। तो कैन यू ऑल अप्लाई द फॉर्मूला बेटा? बोलें क्या होगा? M1 की जगह क्या आ जाएगा बच्चे? 35। M1 की जगह क्या आ जाएगा? 35। और इसकी अबंडेंस कितनी थी बच्चे? 75। प्लस M2 की जगह क्या आ जाएगा सारा? 37। और इसकी अबंडेंस कितनी थी बेटा? 25 डिवाइडेड बाय 75 प्लस 25। परसेंटेज अबंडेंस है तो ऑलवेज इक्वल टू 100 होगा, ठीक है? हाँ भाई, सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से आपको आंसर मिल जाएगा 35.5। और आपने देखा है ना कि क्लोरीन का यार आप 35.5 लेते हैं। हाँ भाई, क्यों क्यों लेते हैं 35.5? असल में जब आप एलिमेंट का एआर ले रहे होंगे, जब उसके दोनों आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या मास लेते हुए बस एक को कंसिडर कर लेंगे? नहीं, जब दोनों को उनकी सही प्रोपोर्शन में कंसिडर करेंगे तो वो एक एवरेज मास बनकर आएगा। हम क्लोरीन का मास कितना लेते हैं? 35.5। क्यों लेते हैं? क्लोरीन में कोई एटम 35.5 वाला नहीं होता, एक 35 वाला होता है और एक 37 वाला होता है। तो 35 37 दोनों को कंसिडर करेंगे तो उसका एक एवरेज मास निकल कर आएगा। तो मेरे बच्चे, 35.5 इज द एआर। एएमयू क्या होता है? यूनिट होता है, एटॉमिक मास यूनिट। यानी एआर का जो यूनिट होता है दैट इज एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। बात समझ में आई मेरे बच्चे? एटॉमिक मास यूनिट, दैट्स करेक्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, शॉर्टकट में लिख के दिखाते हैं आपको, ठीक है? टाइम नहीं है तो इसलिए जल्दी जल्दी करेंगे फटाफट से। बेटा, अगले क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है ब्रोमीन 79 एंड, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ब्रोमीन 79 एंड ब्रोमीन 81। ब्रोमीन 79 एंड ब्रोमीन 81। ब्रोमीन 79 की जो अबंडेंस एग्जामिनर ने आपको दी है दैट इज 49.18%। मानूर, इस सवाल में समझने की कोशिश करें, उम्मीद है समझ में आ जाएगी। और दूसरे में आपको दिया है 50.88%, ठीक है? तवज्जो रखें मानूर और फातिमा, खास तौर पर आपको कहा ब्रोमीन के कितने आइसोटोप हैं? 2 आइसोटोप हैं, और उसमें एक की अबंडेंस दी हुई है बेटा कितना? 49.18। दूसरे की कितनी दी हुई है? 50.88। और आपसे क्या पूछा एग्जामिनर ने कि ब्रोमीन का क्या निकालें? एग्जैक्ट रिलेटिव एटॉमिक मास निकालें। तो बेटा फॉर्मूला बताएं मानूर एंड फातिमा, व्हाट वाज द फॉर्मूला? सर ने आपको बताया, फॉर्मूला वाज M1 into
A plus M2 into B अपॉन A plus B। तो भाई M1 क्या था? M1 क्या था भाई? मास ऑफ द फर्स्ट आइसोटोप। व्हाट वाज द मास? हाँ, 15.82। जी जी सॉरी, ये 50.82 है, 82 है। जी बेटा, M1 कितना होगा बच्चे? महानूर एंड फातिमा, M1 इज द मास ना, तो कितना मास है? 79। और 79 वाले की अबंडेंस कितनी है? 49.18। और M2 कितना है बेटा? M2 मास कितना है बेटा? 81। और इसकी अबंडेंस कितनी थी बेटा? 50.82। डिवाइड करेंगे तो मेरे बच्चे ये 49.18 प्लस 50.82, दैट वुड बी 100 ऑब्वियसली। तो बेटा सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है? 80.01 AMU। 80.01 AMU। बात समझ आ गई महानूर? ठीक है जी। 065 आ रहा है? 01 क्यों बोला किसी ने? फिर 016, तो 065 क्यों आ रहा है? जी महानूर, ठीक है भाई। अब एक थोड़ा सा डिफरेंट सवाल करा देता हूं, ये अभी तक तो नहीं आया, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर एग्जामिनर का कोई बीवी से फटा हो गया तो इस टॉपिक में अगर वो कोई मुश्किल सवाल देना चाहेगा तो क्या दे सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत मासूम है ना, तो अगर कोई नया सवाल आ जाए तो उनको तो ये बोलने में 2 मिनट लगे, सर ये तो आया नहीं, सारे आया नहीं। हालांकि इट्स मैथ्स। ठीक है जी, तो आखिरी सवाल देखेंगे और फिर आपको अलविदा कहेंगे। सवाल लिखें। नियॉन हैज AR ऑफ 20.037, sorry, 20.307 AMU. It has two isotopes, neon 21. Oh, it has two isotopes, out of which neon 21 has abundance of 38.67%. Calculate percentage abundance and mass of the other isotope. ठीक है, दिस कुड बी द मोस्ट जो एग्जामिनर आपके साथ कर सकता है। क्या कहा उसने भाई? सवाल मेरे ख्याल है एक दफा में क्लैरिटी आनी चाहिए। ए आर गिवन है, अभी तक आप ए आर निकाल रहे थे। यस हमदा? हाँ भाई बॉयज, अभी तक आप ए आर निकाल रहे थे, यहाँ ए आर दे दिया और क्या बोला कि नियॉन के कितने आइसोटोप्स हैं? 2 हैं, लेकिन डेटा एक का दिया। उसने कहा एक आइसोटोप कौन सा है? नियॉन 21, जिसकी अबंडेंस कितनी है? 38.67 है। तो दूसरे वाला आइसोटोप के बारे में कुछ नहीं बताया, उसकी अबंडेंस भी निकालनी है और उसका मास भी निकालना है। तो पहले बताओ अबंडेंस कैसे निकलेगी बच्चों? अबंडेंस तो बहुत आसान है। हाँ भाई, परसेंटेज अबंडेंस कैसे निकलेगी? कॉमन सेंस है आपके पास? तो टोटल अबंडेंस जाहिर है 100% होती है, तो 100 में से आप माइनस करोगे क्या? 38.67। तो यू विल गेट द परसेंटेज अबंडेंस विच इज 61.33%। ये दूसरे आइसोटोप की अबंडेंस क्लियर है? दूसरे आइसोटोप की अबंडेंस क्लियर है? यस बॉय, क्लियर। अब आपको निकालना है मास। फॉर्मूला क्या था बेटा? ए आर इज इक्वल टू M1 इंटू ए प्लस M2 इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। और ए प्लस बी कितना होगा? 100 होगा। मैं टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट 100 लिख रहा हूं, ए और बी को प्लस करेंगे तो 100 हो जाएगा। क्लियर? अब आपको निकालना क्या है बेटा? ए आर तो आपको गिवन है, कितना था ए आर? 20.307। M1 की जगह क्या आ जाएगा? M1 की जगह क्या आ जाएगा गर्ल्स एंड बॉयज? 21। और इसकी अबंडेंस कितनी थी? 38.67। और आपको M2 निकालना है, इसकी जगह X ले लें। और अबंडेंस कितनी है इसकी? 61.33। ये बात समझते हो भाई? अपॉन 100, ये बात समझते हो? बिल्कुल समझना चाहिए। अब इतनी मैथ्स आती है कि इसमें से X की वैल्यू निकाल लो। इतनी मैथ्स आती है कि इसमें से X की वैल्यू निकाल लो। पहले क्या होगा? 100 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 2030.7। और 21 को 38.67 से मल्टीप्लाई करो।
अबे मैं जो कह रहा हूं पहले वो कर लेना, डायरेक्ट आगे चला गया। 21 इंटू 38.7, सॉरी 8, फिर से 812.07, यही आ रहा है भाई। और फिर प्लस 61.33x, ठीक है जी। अब ये 812 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये इसीलिए मुझे देखना है कि कौन है मैथ्स, कौन क्या कर रहा है। 2030.7 माइनस 812.07 इज इक्वल टू 61.33x, माइनस करके क्या आ रहा है 1218.63। और अब क्या होगा, 61.33 क्या होगा, माइनस होगा, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करोगे तो मैथ्स में भी माशाल्लाह जनाजा निकला हुआ होता है ज्यादातर बच्चों का। तो 61.33 से डिवाइड करके जो मास आ जाएगा M2 दैट इज 19.87, यानी जो नियॉन का दूसरा आइसोटोप है उसका मास जो है वो 19.87 है। इज दिस क्लियर? 19.87, दैट कुड बी द मैक्सिमम एग्जामिनर कैन आस्क। ठीक है, तो मेरे बच्चों मेरा काम था पूरी तरीके से बात को समझाकर करा देना। अल्लाह की जात से उम्मीद करता हूं कि बात आपके दिमाग में घुस गई होगी। चैप्टर यहां पर मुकम्मल हो गया। मैं अगली क्लास में मोल्स एंड स्टेशियोमेट्री के पास पेपर क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो प्लीज जिन्होंने पढ़ा है नहीं पढ़ा, रिकॉर्डिंग से कैसे करके रिव्यू करके आए ताकि पास पेपर में भोंगे की तरह ना बैठे हो। एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बायोलॉजी क्लास नमाज के बाद स्टार्ट करते हैं 6:15 पर। ठीक है।